फ्रेंड्स, मैं बाबर इमरान और आप देख रहे हैं लॉ एंड जॉब्स एकेडमी। आज हम एवरीडे जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड 100% एग्जाम गारंटीड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और इस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट जो अक्सर पीपीएससी के, एफपीएससी के या जॉब रिलेटेड जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जीके के पोर्शन में एवरीडे साइंस या जनरल साइंस के जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम उनको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो के एंड तक जो है वो मंसूब रहें और एक एक पॉइंट जो है वो आप समझते जाएं। इसमें हम जस्ट क्वेश्चन और उसका आंसर नहीं बताएंगे बल्कि आपको एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करके भी बताएंगे कि बाकी जो ऑप्शंस हैं उनका इस्तेमाल कहां कहां पर होता है। यानी कि एक ऑप्शन अगर ठीक है तो इसका जो रॉन्ग है वो किस सूरत में ठीक हो सकता है वो भी हम क्लियरली डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारा जो है ऑनलाइन टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका स्टडी प्लान जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके जो है आप लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन ट्रेसेस ऑफ सेलेनियम। याद रखिएगा कि जो सेलेनियम के ट्रेसेस हैं ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द विटामिन ई। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। विटामिन ई एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, याद रखिएगा, जो जिस्म में फ्री रेडिकल के नुकसान से हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इसके साथ ही जब इसमें सेलेनियम शामिल होता है, सेलेनियम भी इसके साथ मिलकर यही काम करता है। यही वजह है कि विटामिन ई की जो एंटीऑक्सीडेंट कारकर्दगी है सेलेनियम की वजह से मजीद बेहतर हो जाती है। इसलिए विटामिन ई की तैयारी और अफादियत में सेलेनियम का कलीदी किरदार जो है वो देखने को मिलता है। ये विटामिन हमारे दिल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए और वेरियस बॉडी पार्ट्स के लिए जो है एक जरूरी विटामिन है। अगर स्टूडेंट सवाल आ जाए कि वीएम से रिलेटेड कौन सा विटामिन अहम किरदार अदा करता है तो आप बताएंगे विटामिन ए। और ये भी एमसीक्यू आया था कि आप हमें बताएं वो कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज होती है, तो याद रखिएगा वो भी विटामिन ए है। जबकि विटामिन डी जो है इसकी कमी बच्चों के अंदर रिकेट वगैरह की बीमारी का बायस बनती है और ये हड्डियों और कैल्शियम के लिए जरूरी है। जबकि विटामिन के, याद रखिएगा कि ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर अहम रोल प्ले करता है। अगर आ जाए कि कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए जरूरी है, तो आप बताएंगे विटामिन डी। अगर आ जाए कि कौन सा विटामिन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है तो आप बताएंगे विटामिन के जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम डैश सेकेंड्स। तो याद रखिएगा जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है वो 0.1 सेकेंड तक जो है वो मेजर कर सकती है टाइम। याद रखेंगे मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है ये डिजिटल स्टॉप वॉच जितनी जो है वो हसास नहीं होती। ये आमतौर पर 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक जो है वो नाप सकती है, मेजर कर सकती है। इसलिए ये ज्यादा जो बारीक वक्त की पैमाइश है उसके लिए ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए हम डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसको आमतौर पर खेलों में, लेबोरेटरी में तजर्बात के लिए जो है जहां पर इसी रेंज में मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर आ जाए डिजिटल स्टॉप वॉच कैन मेजर तो फिर जब आप डेल्टा आएगा 0.01 सेकेंड जो है ये डिजिटल स्टॉप वॉच की खसूसियत है कि वो इसको मेजर कर सकती है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द इवेंट ऑफ सुपरनोवा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे एक्सप्लोडिंग स्टार जो है ये डिटरमाइन करता है, ये डिफाइन करता है किसको, इवेंट ऑफ सुपरनोवा। तो इवेंट ऑफ सुपरनोवा इज डिटरमाइंड बाय और डिफाइंड बाय, तो आप बता देंगे एक्सप्लोडिंग स्टार। बेसिकली सुपरनोवा वो जबरदस्त फल्कियाती धमाका होता है जो कोई बड़ा सितारा अपना ईंधन खत्म होने पर जो है अचानक फट जाता है। और ये धमाका इतनी शदीद होता है कि कुछ टाइम के लिए तो पूरी की पूरी जो गैलेक्सीज हैं, कहकशाएं हैं, वो ज्यादा रोशन नजर आती हैं और ये अमूमन नए अनासिर जो है उनको तश्कील देने में रोल प्ले करता है। और याद रखिएगा कि बाज औकात इसके बाद जो है ब्लैक होल भी बन जाता है। तो दो चीजें हैं, आफ्टर सुपरनोवा जो है तो इसके नतीजे में या तो नए अजसाम जो हैं उनकी प्रोडक्शन होगी या फिर ब्लैक होल जो है वो भी तश्कील पा सकता है। तो याद रखिएगा जो ब्लैक होल है ये बेसिकली
मवाद को अपनी तरफ खींचता है, ये जो है ये आमतौर पर फटता नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मैं शाइनिंग कोमेट की बात करूं तो शाइनिंग कोमेट जो है ये बर्फ और धूल का जो है वो मजमुआ है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। और अगर मैं मूविंग एस्ट्रॉइड की बात करूं तो ये सिर्फ चट्टानें हैं जो क्या करती हैं, गर्दिश करती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच इंस्ट्रूमेंट इज सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर हो या एक्सटर्नल हो तो इसके लिए ऑलवेज बी यूज्ड वर्नियर कैलिपर। बेसिकली टेस्ट ट्यूब या किसी भी खोखली चीज के अंदरूनी कतर को मापने के लिए जो है क्या यूज किया जाता है, वर्नियर कैलिपर जो है इस्तेमाल होता है। और ये खास तौर पर अंदरूनी सतह को मेजर करने के लिए बनाया जाता है ताकि ज्यादा जो है दुरुस्तगी के साथ इसको मेजर किया जा सके। लेकिन याद रखिएगा वर्नियर कैलिपर ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी भी पैमाइश कर सकती है। अंदर और बाहर दोनों किस्म का जो कोत्र है ये माप सकती है, लेकिन अंदरूनी में और बैरूनी में कोई भी हो तो इसको ये 100% क्या कर सकती है, एक्यूरेटली मेजर कर सकती है। जहां तक ताल्लुक है सैक्रियो गेज का, ये सिर्फ सैक्रियो गेज याद रखिएगा बैरूनी कोत्र मापने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फीलर गेज जो है इसको आमतौर पर दरारें वगैरह जो है, गैप वगैरह जो है मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, बोर गेज जो है ये अंदरूनी पैमाइश करने वाला आला है। लेकिन यहां पे इसका जवाब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बोर गेज सिलेंडर्स की अंदरूनी पैमाइश करने वाला जो है वो आला है, ये ग्लास वगैरह की अंदरूनी पैमाइश ठीक नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी हमारे पास, क्रूड ऑयल इज हीटेड इन द फर्नेस अप टू। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें आप याद रखेंगे जो इसका एग्जैक्ट आएगा ना वो 350 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा कि क्रूड ऑयल को फर्नेस में कितना हीट किया जाता है, 300 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ज्यादातर जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो 350 तक क्या हो जाती हैं, हमें मिल जाती हैं। इसलिए इसका जो आंसर हम लगाएंगे वो बीटा लगाएंगे। याद रखिएगा रिफाइनरी में खाम तेल को तकरीबन जो है 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है ताकि इससे पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है या दीगर जो मौजूआत मसनूआत हैं, चीजें हैं, उनको क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए। और इसे हम, इस फिनोमिना को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो आप बता देंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द क्रूड ऑयल इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इस दर्जा हरारत से ऊपर अगर हम टेम्परेचर देंगे तो इससे जो हमारा क्रूड ऑयल है वो खराब हो जाएगा, उसमें पाए जाने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो डैमेज हो जाएंगे और ये फिर क्रूड ऑयल किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसकी बेहतरीन हद जो है वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ। बेटा बड़ा अहम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, एक स्मूथ और एक रफ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड वगैरह को, याद रखिएगा लिपिड वगैरह को, फास्फोलिपिड वगैरह को, स्टीरॉइड वगैरह को बनाता भी है और जखीरा भी करता है। तो लिपिड के साथ आप लिख देंगे क्या, फास्फोलिपिड, और इसके अलावा स्टीरॉइड हार्मोन्स जो हैं ये इनको बनाता भी है और जखीरा भी करता है। और आमतौर पर ये जिस्म में डिटॉक्सिफिकेशन यानी नुकसानदा जो कीमियाई मादे हैं उनको बेअसर बनाने में भी रोल प्ले करता है। और याद रखेंगे इसके अलावा जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, जबकि पॉलीसैकेराइड की सिंथेसिस कहां होती है, गोल्जी बॉडीज के अंदर होती है। याद रखेंगे गोल्जी बॉडी पॉलीसैकेराइड की को स्टोर करता है, सिंथेसाइज करता है, और आमतौर पर जो है प्रोटीन की सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होती है। क्यों, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। और यहां ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम मौजूद नहीं होते, जबकि डीएनए की फॉर्मेशन जो है, सिंथेसिस जो है वो कहां होती है, वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोहम्मद इब्ने ज़करिया अल राजी वाज पॉलीमैथ फिजिशियन, अल्केमिस्ट एंड फिलोसोफर फ्रॉम, आप याद रखेंगे कि बिलोंग टू ईरान। बेसिकली अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अल राजी जो है वो इस्लामी दुनिया के अजीम तरीन साइंसदान, इसके अलावा डॉक्टर और फिलोसोफर थे।
इनका ताल्लुक ईरान के मशहूर शहर रे से था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नोट कर लेंगे। इन्होंने तिब में बेमिसाल खिदमात अंजाम दी और इसी वजह से मोहम्मद इब्ने जकरिया अल राजी को फादर ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन भी कहा जाता है। ये और एमसीक्यू बन सकता है आपके पेपर में, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन, तो आप बताएंगे जकरिया अल राजी को हम फादर ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन भी बोलते हैं। तो इनका ताल्लुक किससे था, याद रखेंगे ईरान से था। नेक्स्ट है जी हमारे पास अल कानून फिल तिब इज एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन इन 5 बुक्स रिटन बाय, तो ये बड़े मशहूर साइंसदान थे इब्ने सीना, जिसको यूरोप के अंदर एविसीना के नाम से जाना जाता था। तो एविसीना का नाम इनका यूरोपियन नाम है और इसको हम इब्ने सीना, बू अली सीना के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, अल कानून फिल तिब मुस्लिम दुनिया के अजीम तरीन तिब्बी किताबों में जो है एक इसका शुमार किया जाता है, जिसको बू अली सीना ने 5 जिल्दों में तहरीर किया। और ये मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया है जो यूरोप में भी कई हजार सालों तक एज अ सब्जेक्ट के तौर पर जो है वो पढ़ाया गया, जिसमें इंसानी जिस्म, बीमारियों और उनके असबाब, अलामात और इलाज के असूलों को जो है वो तफसील से बयान किया गया है। कई सदियों तक ये किताब यूरोप और इस्लामी दुनिया के मेडिकल कॉलेजेस में बुनियादी निसाब के तौर पर जो है वो कायम रही। जहां तक ताल्लुक है अल फाराबी का, तो याद रखिएगा ये एक फिलोसफर और थिंकर थे। अल कानून फिल तिब इन्होंने नहीं लिखी। अगर मैं इब्ने हज़्म की बात करूं तो इब्ने हज़्म जो है ये मशहूर फिलोसफर थे और इनका भी ताल्लुक इंसाइक्लोपीडिया से नहीं है। अगर मैं जरीर की बात करूं तो जरीर जो है ये बहुत बड़े तारीख के मौखिर थे। अपना इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ये तारीख के बहुत बड़े मौरिख थे और इन्होंने जो है वो तहरीर किया मुख्तलिफ तरह की जो चीजें हैं जो हिस्ट्री के ऊपर जो है इनकी कलीदी किरदार है या इनकी बेपनाह खिदमात है। नेक्स्ट है जी, विच इमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सन स्पॉट, इंपॉर्टेंट है। ये जो सूरज वगैरह है या जो दूसरे अजराम फल्की हैं उनके अंदर जो धब्बे पाए जाते हैं इनको हम सन स्पॉट्स कहते हैं। तो सन स्पॉट को किसने डिस्कवर किया, याद रखेंगे सन स्पॉट्स आर डिस्कवर्ड बाय गलीलियो। इनको गलीलियो ने जो है वो डिस्कवर किया। तो सूरज के धब्बे यानी सन स्पॉट का मुशाहिदा पहली बार जो है टेलीस्कोप की मदद से गलीलियो ने किया, याद रखेंगे। इसने देखा कि सूरज की जो सतह है उस पर स्याह धब्बे मौजूद हैं जो आमतौर पर सूरज की गर्दिश और इसके मकनातीसी अमल के दौरान जो है वो बनते हैं। यह दरियाफ्त साइंसी तारीख में बहुत अहम है क्योंकि इसने साबित किया कि आसमानी बॉडीज जो हैं ये सारी की सारी मुकम्मल तौर पर कामिल नहीं है। जहां तक ताल्लुक है बाकी साइंटिस्ट का, ये तो हमारा आंसर आ गया। बाकी साइंटिस्ट जो है जिनमें केपलर है, केपलर ने सियारों की हरकत के कवानीन दिए। इसके अलावा आइंस्टाइन है तो इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। अगर कोपरनिकस की बात करें तो कोपरनिकस जो है इन्होंने शमसी निजाम का नजरिया दिया, याद रखिएगा। तो इनमें बाकियों का रोल क्या है वो भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड बाइफोकल स्पेक्टिकल्स एंड लाइटनिंग रॉड। तो बेसिकली पहले आप समझें कि बाइफोकल स्पेक्टिकल्स होते क्या हैं। बाइफोकल स्पेक्टिकल एक ऐसा ग्लास है जिसमें 2 ऑप्टिकल पावर्स होती है। ये एक ऐसा ग्लास है जिसमें 2 ऑप्टिकल पावर्स होती हैं इन ईच लेंस, हर लेंस में। 1 डिस्टेंट विजन के लिए जो दूर से दिखाने में मदद करती है और दूसरी नियर विजन के लिए। जो आमतौर पर बेंजामिन फ्रैंकलिन थे ना, इन्होंने ये वो साइंसदान थे जिन्होंने बाइफोकल चश्मे जो है ये इजाद किए। इसके अलावा इन्होंने लाइटिंग रॉड जो है ये भी इजाद किया। लाइटिंग रॉड का बेनिफिट ये है कि ये इमारतों को बिजली के कड़के से महफूज रखता है और ये बिजली की कुदरती नौयत को समझने में बुनियादी कामयाबी भी समझी जाती है साइंस की तरफ से। अगर मैं गलीलियो की बात करूं तो इसने टेलीस्कोप के जरिए से साइंसी दरियाफ्तें की और इसके अलावा एडिसन तो आपको पता है बड़ा मशहूर था। इसने किस पर काम किया, इसने जो है अपना बल्ब को इजाद किया, बिजली का बल्ब जो है वो एडिसन ने इजाद किया। जबकि जो अगर आप बताएंगे जेम्स मेडिसन जो है ये आमतौर पर अपना यूएसए का प्रेसिडेंट था। ये अमेरिका के क्या थे, सदर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी, मार्स नाइबर ऑफ अर्थ हैज नेचुरल सैटेलाइट्स। मार्स जो कि अर्थ का नाइबर है इसके नेचुरल सैटेलाइट्स की तादाद कितनी है, तो आपने याद रखना है मार्स जो है इसके नेचुरल सैटेलाइट्स की तादाद 2 है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
कि मार्स के नेचुरल, मरीख के नेचुरल कुदरती सियारे कितनी हैं? 2। कौन कौन से हैं? उनमें एक का नाम जो है वो फोबोस है, फोबोस याद रखिएगा, और दूसरे का नाम जो है वो डीमोस है। एक को हम फोबोस कहते हैं और दूसरे को डीमोस कहते हैं। तो ये 2 मार्स के सियारे हैं जो आमतौर पर जो है छोटे बेकायदा शक्ल के पथरीले चांदों की तरह हैं, और ये मरीख के गिर्द गर्दिश करते हैं। और ये दरियाफ्त मरीख की साख्त और उसके ग्रेविटेशनल सिस्टम को समझने के लिए जो है बड़ी हेल्पफुल साबित हुई। Max Planck won Nobel Prize in Physics in 1918 for the discover of, तो मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में 1918 में किसकी डिस्कवरी के ऊपर? तो याद रखिएगा एनर्जी क्वांटम की डिस्कवरी के ऊपर। तो मैं अगर मार्क्स प्लैंक के बारे में बताऊं तो मार्क्स प्लैंक को थ्योरी, क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर, क्वांटम थ्योरी की बुनियाद रखने पर नोबेल प्राइज मिला। याद रखिएगा उन्होंने बताया कि तवानाई मुसलसल नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में, जिसको क्वांटा का नाम दिया गया, की शक्ल में खारिज और जज्ब होती है। तो मैक्स प्लैंक क्या कहता है? एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में जो है खारिज और जज्ब होती है। इसने जदीद फिजिक्स की बुनियाद रखी, जिसने एटम, रोशनी और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो नजरियात हैं उनको क्या कर दिया? बदल दिया। इसलिए इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स? बीटा आएगा। Which among the following instrument is used to measure the amount of liquid precipitation rain over a set per day? तो याद रखिएगा कि लिक्विड प्रेसिपिटेशन यानी रेन को एक दिन के हिसाब से मेजर करने वाला जो आला है उसको हम नाम देते हैं रेन गेज का। रेन गेज बेसिकली बारिश की मिकदार नापने वाला एक ऐसा आला है कि इसे खुली जगह पर रखा जाता है ताकि बारिश सीधी इसमें जमा हो, और ये मुकर्रा वक्त यानी एक दिन में जितना पानी इसके अंदर जमा होता है उसी से बारिश की मिकदार जो है वो मिलीमीटर में मालूम की जाती है। और याद रखिएगा कि जहां तक ताल्लुक है हाइड्रोमीटर का, तो हाइड्रोमीटर जो है ये एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड जो है इसको मेजर करता है। जबकि सन स्पॉट, मैंने कहा सूरज में धब्बे हैं, और रेन गेज के बारे में मैं आपको बताया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पार्सेक इज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर, याद रखिएगा पार्सेक इज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। पार्सेक खलाई फासला नापने की एक इकाई है जो बड़े फासलों यानी कि सितारों और कहकशाओं के दरमियान फासला नापने के लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं कि एक पार्सेक जो है तकरीबन 3.26, नोट कर लीजिएगा, लाइट ईयर के बराबर होता है। तो एक पार्सेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, और यह फल्कियात में सबसे अहम इकाइयों में से एक है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्पीड जो है आमतौर पर ये रफ्तार के मीनिंग में आती है, और अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स की इकाई जो है वो अमूमन किसको माना जाता है? वो न्यूटन को माना जाता है। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने वाला जो यूनिट है वो पार्सेक है, जो कि कहकशाओं के दरमियान जो तवील डिस्टेंसेस होते हैं इनको मेजर करने के लिए इसको क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, व्हेन NaHCO3 इज हीटेड, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को, ये किसका फार्मूला है? सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसको हीट किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है ना तो 3 चीजें प्रोड्यूस होती हैं। पहले नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पर पानी, और तीसरे नंबर पर सोडियम कार्बोनेट। तो यहां पर तो तीनों चीजें नहीं लिखी ना, सिर्फ एक चीज लिखी है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा नोट कर लीजिएगा जब भी NaHCO3 को हीट किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा पानी भी बनेगा, और सोडियम कार्बोनेट जो है इसकी भी फॉर्मेशन होती है, इसकी भी सिंथेसिस होती है। इसलिए ये जो आमतौर पर बेकिंग पाउडर है इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि गैस वगैरह जो है वो पैदा हो, और नतीजे के तौर पर केक वगैरह जो है वो क्या कर जाए? फूल जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की पैदाइश और केक के फूलने की वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ बाकी जो 3 ऑप्शन है इन सब में कैल्शियम आया हुआ है, तो गोया ये तीनों क्या है? कैल्शियम के मुरक्कबात हैं, और इनका सोडियम के साथ कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट है जी, स्टोमेटा इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो बेटा प्लांट के अंदर याद रखिएगा आमतौर पर लीफ में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। पौधे इन स्टोमेटा के जरिए से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस और गैसियस एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं।
तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं लिखा, लेकिन गैसियस एक्सचेंज लिखा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? चार्ली आएगा। याद रखेंगे ये आमतौर पर पानी के अखराज में, ट्रांसपायरेशन में भी मदद देते हैं, लेकिन प्राइम इनकी इंपॉर्टेंस जो है प्राइम इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो गैसियस एक्सचेंज है। ये गैसियस एक्सचेंज में क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसका आंसर चार्ली आएगा। आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय, तो बेटा जो आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे डैमेज होते हैं? तो याद रखेंगे आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड एम। सल्फर डाइऑक्साइड जब नमी के साथ रिएक्ट करती है ना, तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म की धातु, लोहे और स्टील वगैरह को जंग कर देता है। और आमतौर पर जो सन्नती फुजला है या गाड़ियों के धुएं हैं, इनमें SO2 पाया जाता है, इसलिए एयर पॉल्यूशन में ये एयर पॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी वजह जो है इसको हम मानते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये एक जहरीली गैस है। याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड आम गैस है जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर। मीथेन जो है ये भी एक क्या है? गैस है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड, तो याद रखेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपाटाइटिस। हेपा मीन लीवर और बायोलॉजी में ITIS अगर किसी वर्ड के आगे आ जाए तो वो इन्फ्लेमेशन को शो करता है। जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थराइटिस, इसी तरह इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपाटाइटिस। तो याद रखेंगे हेपाटाइटिस जो है ये जिगर की सोजिश का नाम है, और आमतौर पर वायरसेस वगैरह हैं या मुख्तलिफ किस्म के जहरीले मादे हैं या अल्कोहल वगैरह हैं या वो फूड जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, हम वो फूड खाते हैं, तो उनके की वजह से जो है ये डिजीज, ये कंडीशन हो सकती है। इसकी कई टाइप्स हैं, जिनमें हेपाटाइटिस A है, B है, C है, D है, E है, जो जिगर को क्या कर सकती हैं? मुतासर कर सकती हैं। इससे हमारा जिगर ठीक काम नहीं करेगा। जब ठीक काम नहीं करेगा तो इसमें क्या? जहरीले मादे जमा हो जाएंगे। जबकि कॉलेरा वगैरह जो है ये इंटेस्टाइन में वाटर डेफिशिएंसी जो है इसकी बीमारी है। टाइफाइड जो है इसमें शदीद किस्म का फीवर आता है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी है ये। जॉइंटिस ये बीमारी नहीं है बल्कि हेपाटाइटिस का सिम्टम है, याद रखिएगा। और अक्सर हेपाटाइटिस में ये जो है देखने को मिलता है जब आपका लीवर ठीक काम ना कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड याद रखिएगा 1235 किलोमीटर पर घंटा जो है वो होती है। हवा में आवाज की रफ्तार तकरीबन 1235 किलोमीटर फी घंटा है। और यहां नोट कर लीजिएगा, अगर सेकंड में पूछे तो आप बताएंगे 343 मीटर पर सेकंड। 343 मीटर पर सेकंड जो है ये रफ्तार है हवा की, इंपॉर्टेंट है। और ये रफ्तार जो है दर्जे हरारत, नमी और हवा की जो कसाफत है यानी डेंसिटी है, इसके मुताबिक थोड़ी बढ़ या घट सकती है। गर्म और नमी वाली हवा में जो है आवाज की रफ्तार अमूमन क्या हो सकती है? ज्यादा हो सकती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है? घंटे में पूछेगा तो 1235, सेकंड में पूछेगा तो 343 मीटर पर सेकंड। ये दोनों वैल्यूज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ। सिंपल MCQ है, एंजाइम्स बेटा अमूमन प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। याद रखिएगा, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस which are active only inside the living body and speed up the chemical reaction without being consumed। ये तकरीबन जो है ज्यादातर एंजाइम की नेचर प्रोटीन है। हाँ, कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनकी नेचर प्रोटीन नहीं है, उनको बोलते हैं राइबोजाइम। नोट कर लीजिएगा, और उनकी नेचर जो है वो RNA है, प्रोटीन नहीं है। ये जिस्म में आमतौर पर डाइजेशन है, तवानाई पैदा करना है, या खुलियाती सांसें हैं, और मुख्तलिफ कीमियाई रद्द अमल में क्या करते हैं? बुनियादी किरदार जो है वो अदा करते हैं। और यहां ये नोट कर लीजिएगा कि अगर मैं फैट की बात करूं तो फैट हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज हैं, चर्बी वगैरह है, DNA न्यूक्लिक एसिड में बनता है, और वाइटामिन जो हैं ये हमारी बॉडी में फाल किरदार अदा करने के लिए जो है वो रोल प्ले करते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद है जी, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स? तो याद रखिएगा रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है। अगर मंथ में कहेगा तो आप कहेंगे 4 मंथ, और जब 4 मंथ पूरे हो जाएंगे तो रेड ब्लड सेल क्या करेंगे?
टूटना शुरू हो जाएंगे। और कहां टूटते हैं, याद रखेंगे, स्प्लीन में। और यही वजह है कि स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान जो है हम इसको कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए इनकी मौजूदगी जो है वो बहुत अहम होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर जो वाटर की परसेंटेज है वो कितना है। तो मुख्तलिफ बुक्स में काफी आपको वेरिएशन देखने को मिलती है। ज्यादातर बुक्स में जो रेंज है वो 73 to 85 के दरमियान कोई भी बताई जाती है, लेकिन हम ज्यादातर जो फोकस करेंगे, अमूमन कहने को जो मिलता है पीपीएससी के पेपर में, जो ठीक जवाब वो 73 है। तो इसलिए हम इसका जवाब 73 लगाएंगे। इंसानी जिस्म में तकरीबन 73% जो है वो वाटर पाया जाता है। और याद रखेंगे कि ये पानी दिमागी खुलियों की कारकर्दगी है, असाबी सिग्नल्स हैं, और दिमाग में खून के बहाव के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। पानी की कमी दिमागी कमजोरी, कंफ्यूजन और चक्कर आने का बायस जो है वो बनती है। तो इसके आप सिम्टम्स भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, इन ऑर्डर टू मेक नाइट्रोजन अवेलेबल टू द प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक प्लांट्स इन द इकोसिस्टम, इट इज कन्वर्टेड इनटू, चार्ली आंसर आएगा बेटा अमोनिया। तो इस पर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियलिटी जो है वो पाई जाती है कि नाइट्रोजन प्राइमरीली प्रोड्यूस होती है इकोसिस्टम में किस शक्ल में। तो बेटा प्राइमरली जो है, क्योंकि प्राइमरली का वर्ड आ गया है इसलिए हम अमोनिया लगाएंगे, वरना अगर प्राइमरली यहां से हटा दें तो फिर इसका आंसर नाइट्रेट्स आएगा, क्योंकि पौधा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, याद रखेंगे, फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। पौधा नाइट्रोजन को जज्ब करके नाइट्रेट्स की शक्ल में तब्दील करते हैं, और ये तब्दीली नाइट्रोजन साइकिल में बैक्टीरिया के जरिए से जो है वो पॉसिबल होती है। इसलिए इसका आंसर अल्फा कब बन सकता है, अगर यहां से प्राइमरी हटा दें फिर क्या आएगा, फिर इसका जवाब नाइट्रेट्स आएगा। अगर प्राइमरी का वर्ड मौजूद है तो प्लांट पहले अमोनिया बनाते हैं, फिर इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस अमोनिया को नाइट्रेट्स के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। इसका जवाब चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, पार्थिनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विच मेक द फ्रूट, याद रखेंगे, सीडलेस। तो सीडलेस फ्रूट्स पैदा करने के लिए कौन सा फिनोमिना इस्तेमाल होता है, तो आप याद रखेंगे सीडलेस फ्रूट्स पैदा करने के लिए पार्थिनोकार्पी इस्तेमाल होती है। पार्थिनोकार्पी बेसिकली वो अमल है जिससे बीज के बगैर फल जो है वो बनता है, जैसा कि केला है, संतरा है, अंगूर है। तो आर्टिफिशियली भी बहुत सारे फ्रूट्स या सब्जियां ऐसी हैं जो बीज के बगैर पैदा की जा रही हैं। वो एक बायोलॉजी का लंबा टॉपिक है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड फॉर्मेशन is called parthenocarpy. Dengue is caused by which type of mosquito? तो याद रखिएगा, dengue is caused by the Aedes aegypti mosquito. याद रखेंगे, ये मच्छर के काटने से फैलता है, उस मच्छर का नाम Aedes aegypti है। और अगर आ जाए मलेरिया is caused by which type of mosquito, तो फिर आप बताएंगे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अगर आ जाए स्पैरो में मलेरिया की वजह क्या है, तो आप बताएंगे क्यूलिक्स जो है, ये स्पैरो के अंदर मलेरिया की वजह है। अगर ये आ जाए कि क्यूलिक्स किसका बायस बनता है, तो आप बताएंगे फिलेरियासिस जो है ये क्यूलिक्स की वजह से होती है। जबकि जो मायारो है ये बेसिकली एक वायरस का नाम है, किसी मच्छर का नाम नहीं है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, चार्ली आएगा कि डेंगू इज काज्ड बाय विच टाइप ऑफ मॉस्किटो, तो आप बताएंगे एडीज मॉस्किटो, यानी कि चार्ली आंसर। विच ट्यूब इमंग द फॉलोइंग ज्वाइन किडनी टू द ब्लेडर, तो ब्लेडर कहते हैं मसाने को, किडनी कहते हैं गुर्दे को। गुर्दे को मसाने से जोड़ने वाली जो ट्यूब है, याद रखेंगे, उसका नाम यूरिटर है। उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिटर। यूरिटर वो नाली है जो गुर्दों से यूरिन को ब्लेडर तक क्या करती है, ले जाती है या पहुंचाती है। यूरिथ्रा ओपनिंग है जिसके जरिए से यूरिन बाहर निकलता है। इंफीरियर वेना कैवा जो है ये बेसिकली वेन है जो खून को हार्ट के एट्रियम में सप्लाई करती है। जबकि सुप्राप्यूबिक ट्यूब जो है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये सर्जरी के दौरान जो है आर्टिफिशियली लगाई जाती है। इसका ताल्लुक जो है वो किडनी और ब्लेडर के साथ नहीं है। इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास बीटा आएगा, यानी कि यूरिटर। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर सक्सेसफुली डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन इन 1796। एडवर्ड जेनर जो है इसने सक्सेसफुली पहली वैक्सीन कब बनाई, तो आप बताएंगे 1796 के अंदर जो है एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन बनाई। तो ये डेट याद रखेंगे
और ये किस बीमारी की वैक्सीन थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे ये बीमारी स्मॉल पॉक्स की जो है वैक्सीन थी। और अगर ये पूछा जाए कि पहली वैक्सीन किससे बनाई गई थी, तो आप बताएंगे काउ पॉक्स से। काउ को जो है वो वैका कहते हैं और इसी वजह से ये नाम वैक्सीन आया। अगर ये पूछा जाए कि वैक्सीन जो है इसकी टर्म सबसे पहले किसने मुतारिफ की, द वर्ड वैक्सीन इज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, तो आप बताएंगे लुईस पास्टर जो है, लुई पास्टर ने सबसे पहले वैक्सीन की टर्म जो है वो इस्तेमाल की, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास द पेंक्रियाटिक जूस विच एड्स डाइजेशन इन इज सेक्रेटेड इनटू द अल्वेज। पेंक्रियाज जो है अपना पेंक्रियाटिक जूस, याद रखिएगा, किस में खारिज करता है, डियोडिनम के अंदर खारिज करता है, और जहां पर खुराक को हजम करने में हेल्प होती है। लीवर के बारे में नोट कर लें, लीवर जो है ये बाइल बनाता है, बाइल पैदा करता है, जबकि स्टमक जो है यहां गैस्ट्रिक जूस बनता है, और इलियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। इलियम इज द स्मॉल लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इलियम। इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग ट्रांसमिट फर्स्ट रेडियो सिग्नल थ्रू एयर, बड़ा मशहूर है। तो रेडियो सिग्नल एयर की तरफ सबसे पहले किसने ट्रांसमिट किया, तो आप बताएंगे मार्कोनी ने। मार्कोनी पहली मर्तबा वायरलेस रेडियो सिग्नल भेजने वाला शख्स है, इसलिए इसे रेडियो का इन्वेंटर कहा जाता है, मुजद्दिद कहा जाता है। जबकि फेरेडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काम किया, ग्राहम बेल ने टेलीफोन डिस्कवर किया, जबकि टेस्ला का रेडियो टेक्नोलॉजी में रोल बड़ा है, लेकिन पहला सिग्नल जो है वो मार्कोनी ने भेजा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द। विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, छोटी छोटी, ये कहां पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी तौलिए की तरह होती है, इसमें वेलवेटी अपीयरेंस होती है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन यही है कि उनके अंदर क्या पाई जाती हैं, विलाई पाई जाती हैं। और अगर ये पूछा जाए कि विलाई का फंक्शन क्या है, तो आप बताएंगे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर ये पूछा जाए कि भाई पानी वगैरह जज्ब कहां होता है, तो पानी का एजजाब जो है वो याद रखिएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में होती है। एसोफेगस में सिर्फ खुराक जो है वो ओरल कैविटी से स्टमक में लाई जाती है, एसोफेगस का डाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारा ऑनलाइन टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है तो मॉक टेस्ट के हवाले से आपको स्क्रीन के ऊपर जो है सिलेबस दिखाई दे रहा है, आप इन सिलेबस के ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं और अपना रिजल्ट जो है वो एवेल्युएट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इस पर जो है वो राब्ता करके हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।